चलिए, आयन रैंड की एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं और आपका स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो गया है। जब आपको होश आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले 3 सवाल कौन से होंगे? शायद मैं कहाँ हूँ, मैं ये कैसे जान सकता हूँ, और अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनने में बहुत सीधे सवाल लगते हैं, पर असल में ये इंसान के सबसे बुनियादी सवाल है। पहला है हकीकत के बारे में, मतलब ये दुनिया क्या है। दूसरा है ज्ञान के बारे में, कि हम कुछ भी यकीन के साथ कैसे जान सकते हैं। और तीसरा, नैतिकता, जीने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल। और आयन रैंड के मुताबिक यही 3 सवाल, यही तो फिलॉसफी की नींव है। आज हम उनकी किताब फिलॉसफी हु नीड्स इट के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि रैंड के लिए फिलॉसफी कोई भारी भरकम अकादमिक विषय क्यों नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक सर्वाइवल किट जैसी क्यों है। हाँ, बिल्कुल। रैंड का सबसे बड़ा तर्क ही यही है कि फिलॉसफी से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सवाल ये नहीं है कि आपके पास फिलॉसफी है या नहीं। सवाल ये है कि आपकी फिलॉसफी जागरूक है, सोची समझी है, या फिर अनजाने में अपनाई गई सुनी सुनाई बातों का एक ढेर है। तो चलिए ऐसी ढेर से शुरू करते हैं। रैंड कहती हैं कि हर इंसान के पास एक दर्शन होता ही है। हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो हम तर्क और सोच विचार से अपनी फिलॉसफी चुनें, या फिर अपने अवचेतन को, अपने सबकॉन्शियस को एक कबाड़ खाना बनने दें। ये कबाड़ खाना, ये जंकयार्ड का आइडिया बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है आपके दिमाग में पड़ी अधूरी बातें, आपस में टकराती हुई धारणाएं, बिना सोचे समझे मान लिए गए नारे और अनजाने डर। तो ये सब मिलकर एक बोझ बन जाता है। हाँ, जो आपको हमेशा कंफ्यूज्ड और खुद पर शक करने वाला बनाए रखता है। रैंड ने यहाँ कंप्यूटर वाली एक एनालॉजी दी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि फोन स्लो क्यों हो गया। रैंड कह रही हैं कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, और हम उसमें सोशल मीडिया और सुनी सुनाई बातों का मालवेयर भरते जा रहे हैं। एकदम सही। और ये मालवेयर अक्सर उन दार्शनिकों के विचारों से आता है जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होता। जैसे जब कोई कहता है इतना पक्का यकीन मत करो, कोई भी किसी चीज के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये विचार सीधे दार्शनिक डेविड ह्यूम की फिलॉसफी से आता है। या जब कोई कहता है ये आइडिया थ्योरी में तो अच्छा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। वो अनजाने में प्लेटो की बात कर रहा है। बिल्कुल। और एक सबसे आम वाला, ये तो बहुत स्वार्थी बात है इसलिए ये गलत है। ये तो इमैनुअल कांट से आया है। और आज का मंत्र, पहले करो बाद में सोचो, ये जॉन ड्यूई की फिलॉसफी है। तो हम सब अनजाने में इन दार्शनिकों के तोते हैं। इसीलिए रैंड कहती हैं कि पहला कदम है ये मानना कि हमें एक फिलॉसफी की जरूरत है। और यहीं से वो एक बहुत बड़े चुनाव की बात करती हैं। हाँ, और ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये चॉइस है, दुनिया पहले है या हमारा दिमाग। मतलब क्या, दुनिया एक ठोस हकीकत है जिसे हमारा दिमाग समझने की कोशिश करता है, या फिर दुनिया हमारे दिमाग की ही उपज है। इसी को वो अस्तित्व की प्रधानता बनाम चेतना की प्रधानता कहती हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अस्तित्व की प्रधानता का मतलब है कि हकीकत पहले है। ए इज ए। एक पत्थर है, चाहे आप उसे देखें, उसके बारे में सोचें या उससे नफरत करें। आपकी चेतना उसे खोजती है, उसे बनाती नहीं है। ठीक है। लेकिन चेतना की प्रधानता का मानना उल्टा है। वो कहती है कि चेतना पहले है और हकीकत उसी का नतीजा है। मतलब अगर आप कुछ पूरे दिल से चाहें तो ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। वास्तविकता वो है जो आप चाहते हैं कि वो हो। और रैंड इसी से एक और कमाल का आइडिया जोड़ती हैं, मानव निर्मित और तात्विक रूप से दिया गया। मतलब जो प्रकृति का नियम है, इन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मौसम का बदलना ये तात्विक रूप से दिया गया है, हम उसे बदल नहीं सकते। सही। लेकिन ट्रैफिक के नियम मानव निर्मित हैं। अगर कोई नियम बेतुका है तो उसे चुपचाप मान लेना बेवकूफ़ी है, उसे चुनौती दी जा सकती है। रैंड कहती हैं कि ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। वो ट्रैफिक नियमों को मौसम की तरह अटल मान लेते हैं और मौसम को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन की शांति इस बात से आती है कि हम हकीकत को स्वीकार करें, और हिम्मत इस बात से आती है कि इंसानों की बनाई गलत चीजों को नहीं कहें। बिल्कुल। जब लोग इन दोनों को मिला देते हैं तो वे शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो अगर तर्क संगत दर्शन इतना सीधा और शक्तिशाली है तो दुनिया में इतनी उलझन क्यों है? मतलब कोई तो चीज होगी जो हमें सीधे सीधे सोचने से रोकती है। रैंड के अनुसार
बिल्कुल है। और उनका मानना था कि इसका सबसे बड़ा विलन एक ऐसा दार्शनिक था जिसे इतिहास के सबसे महान विचारकों में गिना जाता है। इमैनुअल कांट। हाँ, हाँ, रैंड के लेखन में कांट एक मुख्य विलन की तरह है। रैंड का आरोप है कि कांट ने जानबूझकर तर्क पर एक ऐसा हमला किया जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाया। कांट ने कहा कि हमारा दिमाग असली दुनिया को कभी नहीं जान सकता। हम सिर्फ दिखावे माने अपीयरेंसेस को देख सकते हैं, लेकिन चीजों की असली हकीकत हमारी पहुंच से हमेशा बाहर रहेगी। तो मतलब तर्क एक तरह से लाचार है। वो हमें सिर्फ परछाइयां दिखा सकता है, असली चीज नहीं। सही। और फिर कांट ने नैतिकता मोरालिटी को भी तर्क से छीन लिया। उन्होंने कहा कि नैतिकता एक रहस्यमयी दुनिया से आती है, कर्तव्य या ड्यूटी की भावना के रूप में। आपके लिए क्या सही है, ये तर्क से नहीं बल्कि एक अंदरूनी आवाज से पता चलता है जो कहती है ये तुम्हारा कर्तव्य है। एक मिनट, कांट की बात सुनने में तो काफी अच्छी लगती है। कर्तव्य के लिए काम करना बिना किसी स्वार्थ के। समाज तो ऐसे ही चलना चाहिए ना। अगर हर कोई सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करेगा तो फिर निस्वार्थ सेवा जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी। यही रैंड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। वो पूछती हैं कि निस्वार्थता अपने आप में एक लक्ष्य कैसे हो सकता है। कांट के अनुसार कोई काम नैतिक तभी है जब आप उसे सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की भावना से करें। अगर आप किसी गरीब की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उससे हमदर्दी है या आपको मदद करके खुशी मिलती है, तो कांट के लिए ये नैतिक काम नहीं है, ये तो स्वार्थी है। अच्छा, तो ये हुआ कि अगर कोई अपनी पत्नी से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो अद्भुत है तो ये नैतिक नहीं है, लेकिन अगर वो उससे नफरत करते हुए भी उसके साथ रहता है क्योंकि ये उसका कर्तव्य है तो वो नैतिक है। ठीक यही पॉइंट रैंड उठाती हैं। वो कहते हैं कि ये नैतिकता प्यार, सम्मान और हर मानवीय मूल्य को खत्म कर देती है। ये व्यक्ति के मूल्य को शून्य बना देती है। और रैंड का मानना था कि इसी कर्तव्य आधारित नैतिकता का अगला खतरनाक कदम जॉन रॉल्स जैसे दार्शनिकों ने उठाया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? रॉल्स ने न्याय की एक थ्योरी दी। उनका तर्क था कि किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी योग्यता का फायदा तभी उठाने का हक है जब उससे समाज के सबसे निचले तबके के लोगों का भी भला हो। रैंड के लिए तो ये एक ऐसी रेस की तरह था जहां सबसे तेज धावक को अपने पैरों में वजन बांधकर दौड़ने को कहा जाता है ताकि पीछे वाले बुरा महसूस ना करें। बिल्कुल, वे ऐसे योग्यता को सजा देना और ईर्ष्या को बढ़ावा देना मानती थीं। तो अगर लोग तर्क और सिद्धांतों को छोड़ दें तो वो किस चीज का सहारा लेते हैं? आपने पहले कबाड़ खाने वाली मानसिकता की बात की थी। रैंड क्या ये बताती है कि ये मानसिकता काम कैसे करती है? हाँ, वो इसे अवधारणा विरोधी मानसिकता या एंटी कंसेप्चुअल मेंटालिटी कहती हैं। ये एक ऐसी मानसिकता है जो बड़े विचारों, सिद्धांतों या उसूलों पर नहीं चलती। ये ठोस, दिखाई देने वाली चीजों पर चलती है। ये क्यों के बजाय क्या और कैसे पर टिकी रहती है। ऐसे लोग सिद्धांतों के प्रति नहीं बल्कि लोगों या समूहों के प्रति वफादार होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे, मुझे बस ये बता दो कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कौन से 5 सवाल रखने हैं। मुझे ये समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये विषय काम कैसे करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये मानसिकता अमूर्त विचारों से घबराती है। इसीलिए रैंड कहती हैं कि नस्लवाद, रेसिज्म इसी मानसिकता का नतीजा है। एक नस्लवादी व्यक्ति को किसी इंसान के चरित्र या विचार या उपलब्धियों से मतलब नहीं होता। उसके लिए बस इतना काफी है कि वो व्यक्ति किस समूह का है। जाति व्यवस्था, विदेशियों से नफरत, ये सब इसी में आ गया। हाँ, ये सब इसी मानसिकता की उपज है। एक कबीले की तरह सोचना, जो हमारे साथ है वो अच्छा है, जो बाहर का है वो बुरा है। और रैंड का मानना था कि जब फिलॉसफी कमजोर पड़ती है और लोग तर्क पर भरोसा खो देते हैं तो वे सुरक्षा के लिए इन कबीलों की ओर भागते हैं। हाँ, उन्होंने 60 और 70 के दशक के आंदोलनों जैसे हिप्पी, यिप्पी और दूसरे पहचान आधारित समूहों को इसी कबायली मानसिकता की वापसी के तौर पर देखा। जब आपके पास खुद के सिद्धांतों की ताकत नहीं होती तो आप एक समूह के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है और रैंड से भी अक्सर पूछा जाता था, तो फिर एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? जब पूरी संस्कृति ही गलत दिशा में जा रही हो तो एक व्यक्ति क्या ही बदलाव ला सकता है? उनका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि पहला कदम राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, पहला कदम हमेशा बौद्धिक होता है। ये लड़ाई विचारों की है और विचार लोगों के दिमाग में होते हैं। इसलिए बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।
सबसे पहले आपके अपने दिमाग में। तो उनके हिसाब से एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम, अपने विचारों को जांचें, अपने विश्वासों को पहचानें। आप जो मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्या आपके विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं, या वे उस कबाड़खाने की तरह हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से टकरा रहा है? और फिर? दूसरा, बोलें। गलत विचारों को अपनी खामोशी से सहमति ना दें। रैंड कहती थी कि कभी-कभी सिर्फ इतना कह देना कि मैं सहमत नहीं हूं, एक बहुत बड़ा नैतिक कदम होता है। और ये कहाँ बोलना है? क्या हमें सड़कों पर उतरना होगा? नहीं, जरूरी नहीं। किसी भी उपलब्ध मंच पर बोले, अपने दोस्तों के बीच, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, या अखबार के एडिटर को एक चिट्ठी लिखकर। हर बातचीत विचारों को साफ करने का एक मौका है। लेकिन रैंड एक चेतावनी भी देती हैं। वो क्या? वो कहती हैं कि ऐसे वैचारिक समूहों में शामिल ना हो जिनके लक्ष्य अस्पष्ट और विरोधाभासी हों। ऐसे समूह हमेशा सिद्धांतों से समझौता करते हैं। वो सिर्फ खास साफ सुथरे लक्ष्यों के लिए बनी एड हॉक कमेटियों में शामिल होने की सलाह देती थी। तो मूल रूप से विचारों की स्पष्टता सबसे जरूरी है। हाँ, रैंड का मानना था कि इतिहास भीड़ नहीं बनाती, इतिहास हमेशा बौद्धिक अल्पसंख्यक बनाते हैं। यहाँ संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि विचारों की क्वालिटी, उनकी स्पष्टता और उन पर टिके रहने की निरंतरता मायने रखती है। तो आइन रैंड का संदेश साफ है। फिलॉसफी कोई शौक नहीं, बल्कि एक जरूरत है। ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चुनाव सिर्फ इतना है कि हमारा ओएस साफ सुथरा, तर्कसंगत और हकीकत पर आधारित है, या फिर विरोधाभासों और सुने सुनाए मालवेयर से भरा एक कबाड़खाना है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि एक पूरे देश के लिए भी सच है। इसी बात पर रेंड ने अमेरिकी और यूरोपीय जीवन बोध के बीच एक बड़ा दिलचस्प फर्क बताया था। ये जीवन बोध या सेंस ऑफ लाइफ एक सचेत फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक गहरी अवचेतन भावना होती है कि दुनिया कैसी है। उनके मुताबिक अमेरिकी जीवन बोध की जड़ में व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपलब्धि और आत्ममूल्य का भाव है। एक औसत अमेरिकी अवचेतन रूप से ये महसूस करता है कि मेरा जीवन मेरा है, जबकि यूरोपीय जीवन बोध की जड़ में ये भावना है कि व्यक्ति राज्य का है, समाज का है, उसकी जिंदगी सेवा और कर्तव्य के लिए है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। रैंड का मानना था कि अमेरिका का ये व्यक्तिवादी जीवन बोध ही उसका सबसे बड़ा रक्षक था, लेकिन ये हमेशा खतरे में था क्योंकि इसे कभी भी एक सचेत, स्पष्ट फिलॉसफी में नहीं बदला गया। आज की इस वैचारिक रूप से बटी हुई दुनिया में उस देश का क्या होता है जिसका अवचेतन जीवन बोध उसे एक दिशा में खींचता हो, लेकिन उसकी औपचारिक संस्कृति, उसके बुद्धिजीवी और उसकी राजनीति उसे ठीक उल्टी दिशा में धकेल रही हो? ये एक ऐसा टकराव है जिसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं।